श्रोताओं नमस्कार। सेवा पर्व के तहत इस विशेष कार्यक्रम के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार 11 वर्ष पूर्ण कर चुकी है। इस दौरान जनहित में साहसिक सुधारों के जरिए गवर्नेंस को रूपांतरित करने के लिए अनेक क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं और अनेक पहल ली गई हैं। इस विषय पर विस्तार से बातचीत के लिए आज हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्य निर्वाचन आयुक्त और देश के जाने माने सामाजिक विश्लेषक डॉक्टर सुशील त्रिवेदी। डॉक्टर त्रिवेदी, आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। जी नमस्कार, धन्यवाद शुक्ला जी। डॉक्टर त्रिवेदी, जैसा भी अपने श्रोताओं को बता रहे थे, हम सबसे पहले जानना चाहते हैं कि इन 11 वर्षों के दौरान मोदी सरकार की कार्यप्रणाली और उपलब्धियों के बारे में आपकी क्या राय है, क्या अभिमत है आपका? शुक्ला जी, आपने एक बड़ा बुनियादी सवाल किया है। जी। हिंदुस्तान अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण कर चुका है जी। और कई सरकारें आती रही जी। और शायद एक सबसे लंबे कार्यकाल जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी के बाद एक सबसे बड़ा लंबा कार्यकाल मोदी जी का हो रहा है। जी। और इस बीच जिस तरीके से दुनिया बदली है, उस दुनिया बदलने के साथ साथ भारत भी बहुत बदला है। जी। और इनमें बड़ी बात यह हो गई कि मोदी जी ने सरकार के काम करने के तरीके में बदलाव लाने के लिए कुछ साहसी सुधार किए। जी। और इससे क्या हुआ कि सरकार चलाने का जो तरीका होता है उस तरीके को बदला, जिसको हम गवर्नेंस कहते हैं। जी। सर, ये जो ट्रांसफॉर्मिंग गवर्नेंस है या गवर्नेंस को रूपांतरित करना, उसका रूपांतरण, इससे क्या अभिप्राय है? मतलब लोग कैसे समझें इस चीज को? हम दुनिया देखते हैं कि हमारी सरकार से जो कामकाज का तरीका है, रेल चल रही है, हवाई जहाज चल रहे हैं, अस्पताल चल रहे हैं, दुकानें चल रही है, ये मानते हैं। गवर्नेंस ये एक जमीनी बात है। गवर्नेंस एक बड़ा विशद विषय है। गवर्नेंस का सीधा अर्थ है कि सरकार जनहित के लिए डेमोक्रेटिक सरकार है, बिल्कुल जनता के लिए काम करना है। तो हमारे कामकाज के लिए, देश के विकास कल्याण के लिए सामाजिक आर्थिक संसाधन को जुटाना पड़ता है। अब जुटाना है तो इसके पास आपके लिए अथॉरिटी होनी चाहिए। बिल्कुल। आप पास अथॉरिटी का है, फिर चीजों को नियंत्रित करने का अधिकार होना चाहिए। अगर कहीं कुछ कम ज्यादा हो रहा है, गड़बड़ करना, जिसको नियमन हम कह सकते हैं। कहते हैं। और तीसरी बड़ी बात है कि आपके पास जो शक्तियां हैं, लोकतंत्र ने चुनकर आप आ गए, सरकार चलाने का अधिकार मिला है, मतलब आपके पास शक्ति आ गई, इसका आप किस प्रकार उपयोग करते हैं। अर्थात अपनी जो अथॉरिटी है, जो कंट्रोल करने का है, और जो पावर है, इनका आप जनहित में किस प्रकार प्रयोग करते हैं और किस प्रकार से आप विकास और कल्याण की बातें करते हैं। ये बात सीधे तरीके से करें कि राष्ट्रीय मामलों का प्रबंधन करने के लिए यहाँ क्षेत्रीय बात नहीं आएगी। ऐसी बात जिससे कि पूरे राष्ट्रीय मामलों का प्रबंधन करने के सरकार अपनी राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासकीय शक्तियों का किस प्रकार प्रयोग कर रही, तीनों। सरकार का प्रशासकीय उससे नहीं चलती, आर्थिक शक्तियां भी राजनीतिक शक्तियां कैसे करती। और गवर्नेंस को रूपांतरित करने का अर्थ यही है कि सरकार ने देश के मामलों के प्रबंधन के लिए, यानी विकास कैसे करेंगे, कल्याण कैसे करेंगे, इसके लिए राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासकीय शक्तियों के प्रयोग के तरीके को ही बदल दिया है। जो हमारा एक पुराना तरीका था, जैसे सरकारें चलती थी, उस तरीके को बदल दिया। और इससे हम देखते हैं कि इस समय जो सरकार है और जो पिछली सरकारें थी या दुनिया के और देश सरकार से, उनसे हमारे कामकाज का तरीका बदल गया है। सर, इस सरकार ने काफी बोल्ड रिफॉर्म्स किए हैं, जिनको साहसी सुधार कहा जा रहा है इन 11 वर्षों के दौरान, जिसने दशा और दिशा बदलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये बोल्ड रिफॉर्म से क्या अभिप्राय है? हम जानते हैं कि हमारे सामने भारत का संविधान है। भारत के संविधान ने कहा है हम भारत के लोग लोकतांत्रिक गणराज्य बनाएंगे और हम सबकी समता न्याय सुनिश्चित करेंगे। तो इसके लिए कि अब इसी आधार पर शासन प्रशासन चलाना है, तो इसके लिए हमारे जो सामाजिक आर्थिक मामले हैं, और इस समय दुनिया का जो जियो पॉलिटिकल स्थिति बनी है, उसमें रक्षा का मामला भी बड़ा हो गया है। बिल्कुल। आप जानते हैं दुनिया के सारे देश अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर को बढ़ा रहे हैं। दुनिया में जिस तरीके से युद्ध की स्थितियां बन रही हैं, और हमको जिस तरीके से पश्चिम में और नॉर्थ ईस्ट में देना पड़ता है, इसका सामाजिक आर्थिक मामले और रक्षा के मामले और उसके साथ साथ शिक्षा के मामले, इन सब में टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने का मामला है। सरकार ने पुराने ढर्रे को छोड़कर
जो नया तरीका बनाया है और इसलिए इनमें जो कामकाज का तरीका बदला है, यही सुधार वहां पर आए। ध्यान करिएगा कि इसी सरकार के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है जी। इसी सरकार के दौरान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गई, बिल्कुल, और दुनिया को हम नेतृत्व करने की स्थिति में आ गए हैं। हम जब डॉक्टर त्रिवेदी बोल्ड रिफॉर्म्स की बात करते हैं, साहसी सुधारों की बात करते हैं, तो क्या ऐसे कुछ साहसी सुधारों को आप रेखांकित करना चाहेंगे, मिसाल के तौर पे बताना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को? इसी में एक बात हम ध्यान करें जी। हमने कहा कि सरकार ने अपने गवर्नेंस का तरीका बदल दिया जी। और साहसी सुधार किए। इसका कारण ये समझ जाइए कि मोदी सरकार ने सबसे पहला जो काम किया वो ये कि भारत आत्मनिर्भर हो जाए जी। और इसलिए देखिए आज वर्तमान जब टैरिफ की बात आ रही है तो स्वदेशी की बात आ रही है, तो आत्मनिर्भरता। और दूसरा कि जब हम आर्थिक रूप से और वैज्ञानिक रूप से इतने आगे बढ़ गए हैं तो हम विश्व स्तर पर एक कॉम्पिटिटिव स्थिति में आ जाएं। जी। हमेशा कहा जाता था कि विश्व में हमारी चीजों की गुणात्मकता नहीं होती जी। उस गुणात्मकता को सुधार करेंगे, जब गुणात्मकता सुधरेगी तभी हम तो वर्ल्ड लेवल पे कॉम्पिटिटिव आएंगे। मतलब हमने क्वालिटी प्रोडक्ट्स हाँ, इसलिए आत्मनिर्भरता ने सबसे पहले क्या किया कि हम जो भी सेवाएं दें जी। और जो भी हम निर्माण करें जी। उसकी गुणवत्ता वैश्विक स्तर की हो और दूसरे देश का जो भी श्रेष्ठ है उसका हम मुकाबला कर सके। और इसीलिए सरकार ने सुदीर्घकालीन रणनीति अपनाई। ये रणनीति कोई 2-4 साल वाली नहीं है जी। ये बड़ी लंबी सुदीर्घकालीन रणनीति है। और इसी तरह नंबर 1 मैं मानता हूँ जीएसटी वाला मामला। जी। जीएसटी मामले के हिंदुस्तान में मोदी सरकार के आने के पहले जीएसटी बातचीत चल रही थी जी कि लागू कर, उन्होंने जीएसटी को लागू किया। और दूसरी बड़ी बात जो किया डिजिटल किया जी। कि मोदी सरकार के जमाने में जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गई और अब पिछले कुछ सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, तब डिजिटल इंडिया को साकार करना। हर आदमी अब ऑनलाइन पेमेंट कर रहा है। फिर अगली बात जो बड़े पैमाने पे जिसको हम देखते हैं कि हमारा व्यक्ति स्पेस में जा रहा है, कि अंतरिक्ष के मामले में और परमाणु ऊर्जा के मामले में बड़ा परिवर्तन लाया। और इसमें मोदी सरकार ने निजी उद्यमों को भी जो अपना सहभागी बनाया और इस तरीके से आगे बढ़ाया। फिर बायोटेक्नोलॉजी जी, इसकी तरफ ध्यान कम जाता है, पर बायोटेक्नोलॉजी ने, भारत ने जो बायोटेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया है, उस बायोटेक्नोलॉजी ने भी पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। जो वैक्सीन आया है, हम दुनिया को वैक्सीन सप्लाई करने वाले देश बन गए। पूरी दुनिया को हम वैक्सीन दे रहे। पहले हम छोटी से छोटी दवाई भी विदेश से लाते थे, लेकिन अब हम पूरी दुनिया को दे रहे हैं। और इस कारण बायो एंटरप्रेन्योरशिप जो बढ़ी, और इस तरीके से हमने न केवल अपने लोगों को सुरक्षा दी है जी, पर पूरी दुनिया के लिए हमने वैक्सीन उपला कर, जिससे वसुधैव कुटुंबकम जी की बातचीत साकार हो गई है और एक नई शक्तिशाली पहचान हो गई। और हमारी नीतियां सतत है, गतिमान है, सस्टेनेबल है जी और प्रोग्रेसिव है जी। सर, आपने बहुत अच्छे से बताया कि चाहे वो अंतरिक्ष का क्षेत्र हो, चाहे कर में सुधारों की बात हो, ये सब चीजें हुई। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे एक आम आदमी, हमारे समय बड़ी संख्या में लोग सुन रहे हैं, तो जो दैनिक जीवन में किस तरह से इन जो बोल्ड रिफॉर्म्स हैं या जिन्हें साहसी सुधार हम कह सकते हैं, दैनिक जीवन में हमारे किस तरह से बदलाव लाया है, इसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताएं। भारत के 150 करोड़ लोगों में थे जी, हम जानते हैं जी कि आज 70 से 80 करोड़ जी लोग जिस तरीके से जी हमारे जो फाइनेंशियल प्रोसेस के आ गए हैं, अंदर आ गए। बड़ी बात है कि जो बाहर थे, किसान, मजदूर, महिलाएं जी, ये जो हमारे फाइनेंशियल सेक्टर से बाहर थे, बैंकिंग सेक्टर से बाहर हो गए, इन सब के लिए जैम की बात करते हैं, JAM। जैम में से जे का मतलब है जनधन योजना जी। जिन अकाउंट्स की हम बात करते हैं कि लगभग 80 करोड़ जी ऐसे लोगों के खाते खुल गए हैं। फिर दूसरा आ गया है आधार जी। आप जानते हैं कि आधार कार्ड के द्वारा विशिष्ट पहचान की बात आई। इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है कि आधार को हम भी अपना सकते हैं। बिल्कुल, इवन वेस्टर्न के बड़े बड़े आगे बढ़े हुए देश वो इस बात की कोशिश में है कि हम भारत की आधार योजना को हम लागू करें। और तीसरा है मोबाइल जी, जो बार बार मैं कह रहा हूँ कि इस समय में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई उसका भी उन्हें उपयोग। तो इस तरीके से जनधन योजना, आधार और मोबाइल, और इस कारण कई 100 करोड़ आम आदमी जो है बैंकिंग सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। और बैंकिंग ही नहीं कर रहे हैं जी, जो अनुदान उनको मिलना है सरकार देते, महिलाओं को भी दे रहे हैं, किसानों को भी दे रहे हैं, मजदूर, उनको जो सुविधाएं मिले। और
खाद की खरीदी, इन सब में जो लीकेज होता था, जो भ्रष्टाचार होता है, उस पर लगा लगी। और हम चाहते हैं कि जिनको सुविधा मिलनी है उन तक पहुंच रही है, एक पारदर्शिता बढ़ी है, बड़ी पारदर्शिता। और इस तरीके से, और इनके साथ एक चीज को जोड़ दीजिए, बड़ी छोटी चीज है शुक्ला जी, सर, पर बहुत बड़ी दुनिया में जो स्वच्छ भारत मिशन है, स्वच्छ भारत मिशन की बात आ गई। हम आप जानते हैं जिनका गांव संबंध है कि किस तरीके से जो है स्वच्छता का जो संदेश गया है, कैसे आ गया। और छत्तीसगढ़ में भी आप देखें, जहाँ स्वच्छता बात नहीं, हम कितने आगे बढ़ गए। इस तरीके से जैम और स्वच्छ भारत मिशन दो ऐसी बातें हैं जिनका जनता वाले 150 करोड़ की जनता से, और विशेष करके 80 करोड़ की वो जनता जो शहरों से कहीं अलग रहती, इनको बहुत लाभ मिला है। सर, हमारी एक बड़ी आबादी जो है वो खेती किसानी से जुड़ी हुई है, और जो इस समय कृषक भाई बहन भी हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, किसानों के संबंध में, उनके हित में किस तरह के जो है वो बोल्ड डिसीजंस लिए गए हैं? देखिए, इसको मैं 3 तरीके से कहना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो देखिए, हमारे किसानों के लिए घोषणा की थी मोदी जी ने कि हम उनकी आमदनी बढ़ाएंगे। मैं दुगना तिगना बात नहीं करता, पर मैं ये बात मानता हूँ कि उन्होंने कहा था कि हम इनकी आमदनी बढ़ाएंगे जिससे कि इनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो, और उसके लिए उन्होंने उपाय किए। नंबर 1, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो न्यूनतम जो मूल्य है वो चुनाव निर्धारित कर दिया। पर पहले क्या था कि कुछ गिनी चुनी जो हमारी फसलें थी उनके लिए होता था। आपने क्या कर दिया कि उद्यानिकी की फसलें, तिलहन के लिए, दलहन के लिए, और उससे भी आगे बढ़कर वन उत्पाद के लिए। हम जानते हैं छत्तीसगढ़ में जो 60-65 उत्पाद जो है वो आ जाते हैं, एमएसपी के चक्कर में आते हैं। और इसके साथ साथ इनके उत्पादन के लिए आर्थिक पैकेज देना, इनकी प्रोसेसिंग करना, पैकेजिंग करना और मार्केटिंग के लिए, तो इस तरीके से आर्थिक उनको सुदृढ़ता मिली है। इस कारण देश में पौष्टिक अन्न की उपलब्धता बढ़ी है, कि मामूली सी बात है, पर इससे पूरे देश की में सुरक्षा मिली है। सर, एक अंतिम प्रश्न मैं करना चाहूंगा कि किसी भी देश के विकास के लिए कृषि तो खैर जरूरी है, भारत जैसे देश में जहाँ पे बड़ी आबादी कृषि से जुड़ी है, लेकिन औद्योगिक विकास भी जरूरी है। और औद्योगिक विकास के लिए जरूरी है कि जो भी उद्योग हैं उनको निवेश में आसानी हो, जिसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहा जाता है। इस क्षेत्र में हमने किस तरह के रिफॉर्म्स या सुधार किए हैं? देखिए, बड़े बड़े उद्योग तो हम जानते हैं, बड़े उद्योग हैं। मोदी सरकार ने जो रिफॉर्म की बात की, जो सुधार की बात की, वो ये की जिसको हम एमएसएमई कहते हैं, अति सूक्ष्म, छोटे और मध्यम। इसके जो करोड़ों उद्योग हैं जो सर्वाधिक लोग के जमीनी आधार पे लोगों को रोजगार देते हैं और करते हैं। और पहले क्या था कि रोजगार को शुरू करना, चलाना बेहद कठिन काम था, इतनी लंबी प्रक्रिया होती थी। इस सारी प्रक्रिया को एक तो सरल बनाया गया और डिजिटल बना दिया गया। बार बार ध्यान करें शुक्ला जी, हर मामले में डिजिटल की बात आएगी, डिजिटल कर दिया गया। और इसके लिए कानून बदल दिए गए, प्रक्रिया के पालन करने की औपचारिकता हटा दी गई, और पूरी की पूरी प्रक्रिया डिजिटल होने के कारण पारदर्शी हो गई। और बड़ी बात ये, उद्यम पोर्टल एक शुरू हुआ है, जिससे कि 3 करोड़ से अधिक लोग इसमें शामिल हो गए हैं। और बड़ी बात यह कि महिलाओं के लिए, महिलाओं उद्यमों के लिए स्वायत्त पोर्टल शुरू हुआ है, स्वायत्त पोर्टल शुरू। और फिर इसके साथ साथ ई मार्केट प्लेस का जो जेम है, खरीद फरोख्त वाली बात की, इससे भी एक बड़ा परिवर्तन आ चुका है। सर, आपने बहुत ही जिसको कहना चाहिए कि गागर में सागर भर दिया। ये विषय तो बहुत ही व्यापक है, लेकिन इस सीमित समय में भी आपने बहुत सारी चीजों को इसमें इतने कम समय में भी श्रोताओं तक महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाई है। सर, हम आपको हृदय से धन्यवाद आपका व्यक्त करते हैं। हम आपके आभारी कि आपने हमें बुलाया और जनता से बात करने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो श्रोताओं, इसी के साथ हमारे विशेष कार्यक्रम अब संपन्न होता है। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।